हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमिक एजुकेशन आरडी। आज आप लोगों को मैं भूगोल विषय के अंतर्गत जल संसाधन यानी कि जो पहला चैप्टर हम लोगों का था, पहला इकाई प्राकृतिक संसाधन, उसके तहत हम लोग उसका ख नंबर में देखते हैं जल संसाधन। ठीक है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जल संसाधन इसका ऑब्जेक्टिव जितना होगा उस ऑब्जेक्टिव को हमने कवर करने का प्रयास किया है। उसके बाद दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है वो तो बताएंगे ही, साथ साथ लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी का आंसर मैं आप लोगों को बहुत ही सटीक तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास प्रत्येक चैप्टर का जो आदर्श उत्तर है, ठीक है, वो आसानी से पहुंच सके। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ में बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए उजला ग्रह, बी नीला ग्रह, सी लाल ग्रह और डी हरा ग्रह। तो इसका सही आंसर होगा बी नीला ग्रह, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? बी नीला ग्रह। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर का सवाल कह रहा है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ए 9.5%, बी 95.5%, सी 96% और डी 96.6%। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि 96.6%। तीसरा नंबर का सवाल कह रहा है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित नेहरू और डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, चौथा नंबर का सवाल देखिएगा। चौथा नंबर का सवाल है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ए 55%, बी 60%, सी 65% और डी 70%। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि 65%। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर का सवाल देखिएगा। पांचवा नंबर का सवाल है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ए फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक और डी लौह। तो इसका सही आंसर होगा सी आर्सेनिक। उसके बाद देखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जैसे देखिए प्रश्न कह रहा है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही परिभाषा देखिए कैसे होगा। उत्तर है, वैसी नदी घाटी परियोजना जिसका निर्माण दो से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। यानी कि नदी घाटी परियोजना जिसे बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माण का उद्देश्य एक नहीं होता है, बल्कि एक साथ कई उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इसलिए इन नदी घाटी परियोजनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम लोग बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, अब जैसे देखिए इन परियोजनाओं के विकास के मुख्य उद्देश्य प्राय इस प्रकार होते हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण हुआ, मृदा अपरदन हुआ, पेयजल एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति हुआ। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं विद्युत का उत्पादन होता है, उद्योगों के जलापूर्ति, परिवहन और मनोरंजन, यानी इन तमाम चीज़ों की आपूर्ति एक साथ होने के कारण ही नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके अतिरिक्त भी क्या होता है। वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि पर्यटन इत्यादि का भी काम होता है। और जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्ण आदि नदी परियोजना ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, यानी इनका एक साथ कई उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है, जिसकी वजह से ही इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। और इसी को जवाहरलाल नेहरू ने क्या
कहा? भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर का सवाल। दूसरा नंबर का सवाल है कि जल संसाधन के क्या उपयोग हैं, लिखें। आंसर देखिएगा, जल संसाधन का मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग है। अब जल संसाधन का मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग है, यहाँ तक कि जीवन सर्जन में भी जल महत्वपूर्ण है। प्राणी एवं वनस्पति में भी अधिकांश भाग जल ही होते हैं। जल के उपयोग की सूची इस प्रकार है, जैसे पेयजल पीने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा मूत्र विसर्जन इत्यादि में जल का प्रयोग हम लोग बड़े पैमाने पर करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर का सवाल है, इसमें कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद का क्या कारण है, या अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद क्या है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी जल के समुचित बंटवारे न होना ही जल विवाद का मुख्य कारण है। क्योंकि जल संसाधन का उपयोग सभी के लिए अति आवश्यक एवं व्यापक है। जैसे कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच काफी पुराना है। यानी कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जल के बंटवारे को लेकर जो झमेला होता है, जो झंझट होता है, जो विवाद होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जल विवाद कहते हैं। ठीक है, ये दो देश के बीच हो सकता है या दो राज्यों के बीच हो सकता है। इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा नंबर, जल संकट क्या है। ये जल संकट क्या है, जल की अनुपलब्धता ही जल संकट कहलाता है। यानी जल की अनुपलब्धता, जल का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना ही जल संकट कहलाता है। जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानव मस्तिष्क पर सूखाग्रस्त या अनावृष्टि का चित्र उपस्थित होना स्वाभाविक होता है। पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने के एवं नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद जल संकट का होना एक जटिल समस्या है। जल संकट का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, उनकी व्यापक मांग, जल का अति उपयोग तथा जल के असमान वितरण का होना है। ये सभी के सभी जल संकट का जो है जल संकट का मुख्य कारण है। ठीक है, 5 नंबर का सवाल देखते हैं। 5 नंबर का सवाल कह रहा है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी भारत की नदियों में प्रदूषण किस किस कारण से होता है, इसके बारे में बताइए। आंसर देखिएगा, भारत की नदियों के प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। ए, मृत जानवरों एवं लाशों का नदियों में फेंक दिया जाना। दूसरा है घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों का नदी में गिराया जाना। तीसरा, शहरी में बढ़ती आबादी एवं शहरी जीवन शैली। और चौथा देखिए, वाहित मल कल का नदियों में विस्तारण। और अगला है धार्मिक अनुष्ठान एवं अंधविश्वास। ये सभी के सभी भारत की नदियों के प्रदूषण के मुख्य कारण माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं। यानी कि इसका उत्तर देखिएगा, जल संसाधनों की सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलते प्रदूषण एवं वर्तमान समय में मांग को देखते हुए जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन करना अति आवश्यक है, ताकि लोगों के स्वस्थ जीवन, खाद्यान्न सुरक्षा, आजीविका और उत्पादक अनुक्रियाओं को सुनिश्चित किया जा सके और नैसर्गिक परिवर्तनों के निम्नीकरण पर विराम लगाया जा सके। इस संदर्भ में निम्नलिखित विधियां कारगर हो सकती है। जैसे 1 नंबर, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन संदर्भ देकर भूमि जल पुनर्पूर्ति पर बल दिया था, जिससे खेतों, गांवों, शहरों, उद्योगों को पर्याप्त जल मिल सके। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद का उपयोग, वेटलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल का संचयन एवं मल जल शोधन पुनः चक्रण जैसे क्रियाकलाप उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर देखिएगा, जल संभर प्रबंधन, वाटर शेड मैनेजमेंट। जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान, कृषि वानिकी, जल कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इससे पेयजल की आपूर्ति भी की जा सकती है। इस प्रबंधन को छोटी इकाइयों पर लागू करने की आवश्यकता है। ठीक है, तीसरा देखिएगा, तकनीकी विकास।
तकनीकी विकास से तात्पर्य ऐसे उपक्रम से है जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके, जैसे ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों से सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेती इत्यादि। ठीक है, दूसरा नंबर देखिएगा, इसमें कह रहा है वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण व पुनः चक्रण के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसका सही आंसर देखिएगा, जल संकट की समस्या को कम करने की दिशा में वर्षा जल संग्रहण एक लोकप्रिय एवं सराहनीय कदम हो सकता है। वर्षा जल मानव जीवन में काफी उपयोगी है। पश्चिमी भारत खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण छत पर करते हैं। पश्चिम बंगाल के बार मैदान में सिंचाई के लिए बार नल वाहिकाएं बनाने का चलन था। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण कर मृदा सिंचित का कार्य किया जाता था। मेघालय के शिलांग में छत पर वर्षा जल संग्रहण आज भी परंपरागत रूप से परिचित है। अब देखिएगा, कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंगाधर गांव में छत पर जल संग्रहण की व्यवस्था 200 घरों में है, जो जल संरक्षण की दिशा में एक मिसाल है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संग्रहण, संरक्षण एवं पुनःचक्रण किया जा रहा है। तो ये राजस्थान होगा। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये देख लिए आज यानी कि इकाई 2 का ख जल संसाधन, इससे संबंधित सारे प्रश्नों को आज हम लोगों ने देख लिया। इसमें ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो आप इसी तरह लगातार हमारे वीडियो में बने रहिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।